तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो आज क्या पढ़ाएंगे जी, आज देखिए हम फिजिक्स पढ़ाएंगे। और फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स में सबसे पहले जो आप लोग को जो कल के क्लास में हम क्या पढ़ाए थे, यानी कि जो है विद्युतशीलता। ठीक है, अब विद्युतशीलता को कंप्लीट करके और उसका कूलम का देखिए, कूलम का नियम बता दिए हैं। अब कूलम का नियम का जो सीमाएं जानते हैं। ठीक है, कूलम का नियम का क्या क्या परिसीमाएं होते हैं या फिर जो है उसमें क्या क्या सीमाएं होती है उसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। अब देखिए क्या है जी, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि कूलम के नियम की सीमाएं, यानी कि जैसे क्या लिखा है कि कूलम के नियम की सीमाएं, कि जो कूलम ने नियम दिया है उसमें क्या क्या दोष है, क्या क्या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, फिर जो है उसमें क्या क्या नियम पालन करता है उसके बारे में जानकारी देंगे। अब देखिए क्या लिखा है जी, यानी कि लिखा है कूलम के नियम की सीमाएं। तो एक नंबर में दिया कि कूलम के नियम स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। देखिए क्या जो कूलम का नियम है वो कौन सा आवेश के लिए लागू होता है, यानी कि जो स्थिर रहता है ना, तो इधर से गमन कर रहा है ना उधर से गमन कर रहा है, जो स्थिर रहता है की जगह उस आवेश के लिए लागू होता है। ठीक है, और दूसरा नंबर में क्या बोल रहे हैं जी, कूलम के नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, यानी कि जो कूलम का नियम है वो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर ये बिंदु यहाँ तक, यानी कि जो है यहाँ क्यू आवेश है या फिर Q2 आवेश है, तो बिंदु आवेश यानी कि ये जो दिख रहा है ये क्या बिंदु आवेश हो गया। ठीक है, यानी बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। फिर देखिए क्या लिखा, कूलम का नियम बहुत ज्यादा दूरी तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। जैसे इसमें बोल रहा है कि जो है बहुत ज्यादा दूरी तथा जो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, अब फिर देखिए क्या बोल रहा है, इसमें ध्यान से समझिएगा। जो कूलम का नियम है वो अनियमित आकार के आवेशों के लिए लागू कठिन होता है, यानी कि जो कूलम का नियम है क्या अनियमित आकार आवेशों के लिए क्या होता है, लगना कठिन होता है। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या लिखा है, कूलम का नियम जो है अनियमित आकार के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा आकार, बहुत ज्यादा बड़ा आकार होगा उसके लिए लागू क्या होता है, कठिन होता है, बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम होता है। ठीक है, अब फिर देखिए क्या लिखा है, कूलम का नियम जो है सार्वत्रिक नियम है, यानी कि जो कूलम का नियम है ना वो क्या सार्वत्रिक नियम है। ठीक है, यानी कि उसको सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। अब देखिए क्या लिखा है, एक बहुत यानी कि बहुत जो वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि एक बार ना एक बार क्वेश्चन उसको एग्जाम में पूछा ही जाता है, उसके क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है कि एकांक आवेश को परिभाषित करें, यानी कि जो एक कूलम आवेश को परिभाषित करना है। ये देखिए इस क्वेश्चन जो है आप ये से भी पूछ सकते हैं कि एकांक आवेश को परिभाषित करें या फिर जो है एक कूलम आवेश को परिभाषित करें। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसको हम बढ़िया से लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है एक कूलम आवेश को परिभाषित करें। देखिए सबसे पहले क्या लिए, यहाँ देखिए मान लिया इसको Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और यार दूरी पर स्थित है। अब देखिए Q1 बराबर Q2 बराबर क्या, एक कूलम आवेश है, इसको कहते हैं एक कूलम आवेश। ठीक है, एक कूलम आवेश ले लिए, क्या क्या हमको यहाँ दिया कि एक कूलम आवेश को परिभाषित करें, इसलिए हम एक कूलम आवेश ले लिए, एक कूलम आवेश ले लिए। देखिए आर भी कहते ले लिए, और यहाँ से दूरी के लिए 1 मीटर दूरी ले लिए, कितना ले लिए 1 मीटर दूरी। ठीक है, हम जानते हैं कि जो है यानी कि कूलम का नियम का सूत्र बताएं कि जो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सबसे ध्यान से देखिएगा कि जो है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन होता है। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पर हम क्या रखेंगे, 9 × 10⁻9 न्यूटन रखते हैं। अब देखिए Q1 Q2 का मान हम बताएं कि 1 कूलम आवेश होता है, कितना होता है जी 1 कूलम आवेश। तो देखिए 1 कूलम ले लिए, इसका भी ये ना, इसका दोनों का 1 कूलम होता है, तो 1 × 1 कर दिए। अब फिर देखिए यानी कि जो r बराबर कहते हैं तो 1 मीटर एक ले लिए, और इस पर देखिए जो दिख रहा है स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए स्क्वायर दे दिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से गुना किए तो एक में 9 × 10⁻9 न्यूटन आया। ठीक है, और नीचे एक तो एक ही आएगा, फिर भागा देंगे उतने आएगा, इसलिए इसका आंसर इतना है। अब देख लीजिए इसमें जो बल लगता है कितना लगता है कि 9 × 10⁻9 न्यूटन बल लगता है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि आदि समान परिणाम को दो सजातीय आवेश, यानी कि सजातीय आवेश समझते हैं कि नहीं समझते हैं, यानी कि जिसमें जो है सिर्फ जो है प्लस हो उसको बोलते हैं सजातीय, और अजातीय। देखिए सजातीय और विजातीय बता चुके हैं। सजातीय क्या होता है, यानी कि जो समान है, जैसे समान आवेश है, ठीक है, दोनों प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा सजातीय, दोनों माइनस में रहेगा क्या हो जाएगा सजातीय। लेकिन एगो प्लस रहेगा और एगो क्या रहेगा माइनस रहेगा, क्या हो जाएगा विजातीय आवेश। ठीक है, वही बोल रहे हैं इसमें। अब ध्यान से समझ में आ गया आप लोगों को कि सजातीय आवेश किसे कहते हैं, विजातीय आवेश किसे कहते हैं। वह लिखा है कि आदि समान परिणाम का दो सजातीय, यानी कि समान परिणाम का क्या है, दो सजातीय आवेश है, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक देखिए लिखा एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल क्या कहते आता है 9 × 10⁻9 न्यूटन, 9 × 10⁻9 न्यूटन हो, तो उस आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। कितना सिंपल है, इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिखें,
यदि समान परिणाम का दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण के दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिघर्षण बल 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, 9 न्यूटन, क्या 9 न्यूटन जो है, हाँ 9 न्यूटन हो तो उस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। तो आप लोग को कंफ्यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। अपना आप लोग लिख लीजिए, पहले हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर इसको जानेंगे जो है किस माध्यम में परावैद्युतांक मान कितना कितना होता है, उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। हमको विश्वास है कि आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि क्या जो है किस माध्यम के लिए परावैद्युतांक मान कितना होता है, किसी माध्यम के लिए परावैद्युतांक मान कितना होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, अन्य कर लिए होंगे, हमको विश्वास है। नोट में लिखिए, नोट में लिखिए क्या लिखना है, लिखना है परावैद्युतांक के का मान माध्यमों के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, इसमें लिखा कि परावैद्युतांक यानी जो के है, आप फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है के बराबर इसको ये भी बोलते हैं, के एप्सिलॉन आर बोलते हैं, ठीक है। वो लिखा कि परावैद्युतांक यानी के का मान जो है माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका सबका माध्यम बताएंगे, जैसे जो है पानी का माध्यम क्या होता है, कांच में क्या पाया जाता है, हीरा में कितना पाया जाता है, ठीक है। इससे पूरा बढ़िया से जानकारी देंगे, तो आप लोग जो है साथ में नोट कीजिएगा। सबसे देखो माध्यम, सबसे पहले क्या लिखना है, माध्यम। दूसरा में क्या लिखना है, परावैद्युतांक, ठीक है। इतना पहले नोट कीजिए। आप देखिए इसमें लिखाएंगे बढ़िया से, ठीक है। और सबसे पहले एक नंबर क्या लिखिएगा जी, शुद्ध जल। क्या लिखना है, शुद्ध जल। देखो फटाक से, शुद्ध जल, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, ऐसे परावैद्युतांक भी साथ साथ में लिखते हैं, ठीक है। शुद्ध जल का क्या होगा, 80 या फिर जो है 81 होता है, ठीक है। अब फिर दूसरा नंबर में क्या है जी, देखो दूसरा नंबर में है धातु। धातु का जो है, धातु का क्या परावैद्युतांक कितने हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अनंत, ठीक है। जिसको हम लोग इंडेफिनिट इस प्रकार भी बोलते हैं। आप लोग नोट कीजिए फटाफट। हाइड्रोजन का कितना होगा, 30 नंबर में जो है क्या दिया, 3 नंबर में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितने हो जाएगा जी, फिर चौथा नंबर में बता रहे हैं, चौथा नंबर में है हवा, ठीक है। पांचवा नंबर में पहले आपको पूरा बढ़िया से लिख देते हैं, कांच। क्या है जी, कांच, ठीक है। छठा नंबर में क्या हो जाएगा जी, अब्रक। क्या हो जाएगा, अब्रक। और सातवां नंबर में हो जाएगा मोम। और आठवां नंबर में क्या हो जाएगा जी, रबड़, ठीक है। अब देखिए आपको करके सबको परावैद्युतांक मान बताएंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है, इसको पहले घींच देते हैं तो आप लोग जो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्या माध्यम है, ये माध्यम है, परावैद्युतांक है। हाइड्रोजन का होगा 1.0026, और जो हवा है, हवा का हो जाएगा 1.006, यानी के लगभग जो है लगभग 1 के बराबर, ठीक है। और जो कांच का हो जाएगा 3 से 4। क्या हो जाएगा जी, 3 से 4, ठीक है। जो अब्रक है इसको क्या हो जाएगा, 2 से 3। क्या हो जाएगा जी, बताओ फटाक से, क्या हो जाएगा, अब्रक का जो है क्या हो जाएगा, 3 से 6। कितना हो जाएगा जी, 3 से 6, ठीक है। अब फिर इसी प्रकार जो मोम है, मोम का क्या हो जाएगा बताओ, मोम का हो जाएगा त्यान की जो है 2 से 3। क्या हो जाएगा फटाक से बताओ, 2 से 3। क्या हो जाएगा, 2 से 3।
और जो यहाँ दिख रहा है रबड़, रबड़ का कितना है 6.7। आप ध्यान से समझते हैं, देखिए ध्यान से समझाते हैं, आप लोग कंफ्यूजन ना होना। बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। समझना क्या है कि जो है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है फिर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है माध्यम की प्रकृति, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, जैसे बोलेगा कि कांच का अपवर्तनांक जो है उसका सूत्र यानी कि कांच का अपवर्तनांक में दे देगा कुछ और न्यूमेरिकल उससे बना के पूछ लेगा, ठीक है। तो उसमें जो कहाँ प्रयोग करेगा, तो उसमें जैसे कांच का पूछेगा तो कांच का निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे पानी का नहीं पूछना, पानी का निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप लोग को जो है न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल में बताएंगे भी, और जो दिख रहा है ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा है तो उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि परावैद्युतांक यानी के का जो है माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर है, कि जो माध्यम है जैसे कांच का माध्यम क्या है, पानी का माध्यम क्या, धातु का माध्यम क्या, उस प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब फिर देखिए जो माध्यम है वो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, शुद्ध जल लेते हैं। तो शुद्ध जल में क्या परावैद्युतांक कितना आता है, तो पूछेगा कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक मान कितना, 80 दे देगा, 81 दे दिया। देखिए उसमें एक ही क्वेश्चन देगा, तो 80 देगा फिर 81 देगा। जहां देगा देखिए जिस जिस समय देगा 81 उसमें 81 टिक लगाना है, और जहां देगा 80 तो 80 टिक लगाना है, ठीक है। दोनों नहीं दे सकता है, या तो 80 देगा फिर 81 देगा, एगो देगा। तो इसका क्या हो जाएगा 81। इसको याद करके रखना है। पूछेगा धातु का धातु का जो परावैद्युतांक मान कितना होता है, तो अनंत, क्या बोलते हैं, इंडेफिनाइट, ठीक है, अनंत यानी कि, ठीक है। अभी तीसरा नंबर क्या है जी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.0026 होता है परावैद्युतांक। चौथा नंबर में क्या है, हवा। हवा का कितने होगा, 1.006, लगभग जो है 1 के बराबर होता है। फिर जो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है, 3 से 4 होता है। अभ्रक का क्या होता है, 3 से 6 होता है। और मम का कितने होता है, 2 से 3 होता है, ठीक है। और जो दिख रहा है रबड़, रबड़ का कहते हैं 6.7 होगा। तो ये जो माध्यम लिख के बताया इसको बिल्कुल एकदम याद करके रखना, क्या कि इससे जो है एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर टकराता है, ठीक है। तो आज के क्लास में यही एंड करता हूं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में यही विराम करता हूँ। और सबसे पहले जो शेयर करके और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप लोग को जो है गारंटी देते हैं कि इस प्रकार से पढ़ाएंगे, बिल्कुल कहीं डाउट नहीं होगा, एकदम आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में यही एंड करता हूँ, इसके लिए धन्यवाद।